हेलो स्टूडेंट। कल हमने एलसीआर पैरेलल सीरीज रेजोनेंस कंप्लीट कर दिया। आज हम बात करते हैं एलसीआर पैरेलल सर्किट की। सीरीज़ का सर्किट हम कल देख चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं एलसीआर पैरेलल सर्किट, जो एसी सर्किट का लास्ट टॉपिक है। तो पैरेलल सर्किट क्या होता है? जब हम एक प्रेरक कुंडली के समानांतर क्रम में, किसके? प्रेरक कुंडली इंडक्टेंस कॉइल के पैरेलल में संधारित्र जोड़ा जाता है, कैपेसिटर जोड़ा जाता है, तो समानांतर एलसीआर सर्किट बनता है। क्या किया हमने? जब एक प्रेरण कुंडली के समानांतर क्रम में संधारित्र जोड़ा जाता है तो पैरेलल एलसीआर सर्किट फॉर्म होता है। करते क्या हैं हम? प्रेरक कुंडली में प्रेरकत्व L के साथ, जो आपकी इंडक्टेंस कॉइल है उसमें इंडक्टेंस L के साथ हमेशा कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। L के साथ क्या होता है? कुछ रेजिस्टेंस R भी होता है। कैपेसिटर में भी, डाइलेक्ट्रिक में या परावैद्युत में क्षरण के कारण एनर्जी लॉसेस होते हैं और उसे भी समानांतर क्रम में लगे प्रतिरोध से हम डिफाइन कर सकते हैं। संधारित्र में जो लीकेज है उससे जो एनर्जी लॉसेस हैं वो नेग्लेजिबल होते हैं। इसलिए सर्किट में प्रेरकत्व L के साथ ही प्रतिरोध R संयोजित माना जाता है। मतलब आप ये पूछ सकते हैं कि R L के साथ ही क्यों, C के साथ क्यों नहीं? तो C में क्या होता है कि परावैद्युत क्षरण के कारण ऊर्जा हानि होती है, एनर्जी लॉसेस होते हैं, और उसे भी समानांतर क्रम में लगे प्रतिरोध से हम निरूपित कर सकते हैं। परंतु संधारित्र में क्षरण से जो एनर्जी लॉसेस हैं वो नेग्लेजिबल होते हैं, इसलिए सर्किट में L के साथ ही प्रतिरोध R संयोजित माना जाता है। तो सर्किट आप देखिए, ये आपका LCR सर्किट है। अब आप इसमें देखो, आपने क्या किया, ये L के, ये जो आपका इंडक्टेंस है इसके साथ में आपका क्या है? ये रेजिस्टेंस। तो किसी भी सर्किट में प्रतिरोध R और प्रेरकत्व L वाली कॉइल के समानांतर क्रम में हमने क्या लगा दिया? धारिता C। ये एक समानांतर क्रम में संयोजन हमने किया और इस पर हमने एक प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल लगाया। E बराबर E0 e टू द पावर आयोटा ओमेगा t। मान लिया कि ये जो हमने विद्युत वाहक बल लगाया E बराबर E0 e टू द पावर आयोटा ओमेगा t के कारण कॉइल तथा संधारित्र में, अब कॉइल इसमें जो करंट फ्लो होगी तो कुछ पार्ट इसका कॉइल में चला गया और कुछ पार्ट इसका संधारित्र में चला गया। तो जो कॉइल में जा रहा है उसमें धारा का मान हमने मान लिया कितना है? IL। और जो संधारित्र में जा रहा है उसमें हमने धारा का मान क्या मान लिया? IC। और ये हम जानते हैं जब धारा L में प्रवाहित होगी तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो -LdI/dt, और जो इसके अक्रॉस R के अक्रॉस होगा वो RIL, क्योंकि धारा IL ही L और R में फ्लो हो रही है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो जो ये आपकी LR ब्रांच है, LR ब्रांच में रिजल्टेंट विद्युत वाहक बल कितना हो गया? E माइनस LdI/dt। एंड ये किसके बराबर होगा? RIL के। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, LdI/dt प्लस RIL इज इक्वल टू E, और E की वैल्यू क्या है? E0 e टू द पावर आयोटा ओमेगा t। अब आप देखिए, ये जो आपका कैपेसिटर है, ये जो आपका कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस अगर इसमें चार्ज Q फ्लो है तो
तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, Q बाई सी। अब E बराबर आपके पास क्या है, Q बाई सी। Q बराबर क्या होता है, I की फॉर्म में इंटीग्रल आई डी टी, तो 1/c/dt। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, या इंटीग्रेट हमने नहीं किया, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लें तो आई सी बराबर क्या हो गया, सी डी ई बाई डी टी। आई सी बराबर क्या हो गया, डी ई बाई डी टी। अब आपने यहाँ क्या किया, डी ई बाई डी टी। अब आप इक्वेशन बी देखिए, इक्वेशन बी में आपके पास क्या आ गया, जब हमने E की वैल्यू E0 e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी रखी, E की वैल्यू क्या रखी, E0 टू द पावर e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। इक्वेशन बी देखिए, तो आपके पास क्या आ गया, हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, C आयोटा ओमेगा E0 e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। तो एक इक्वेशन हमारी A बन गई और दूसरी इक्वेशन हमने क्या मान ली, B। अब जो हमारे पास इक्वेशन ए है, ये वाली, इसको अगर हम e टू द पावर r बाई एल टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास क्या आ गया, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करा, डी आई बाई डी टी ई टू द पावर r बाई एल टी प्लस r बाई एल आई एल ई टू द पावर r बाई एल टी इज इक्वल टू E0 बाई एल ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी था, और उसमें जब r बाई एल टी से करा तो इस तरीके का हमारे पास आ गया। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाला साइड, ये बेसिकली क्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ डी बाई डी टी ऑफ आई एल ई टू द पावर r बाई एल टी, तो क्या आएगा, डी आई एल बाई डी टी ई टू द पावर r बाई एल टी प्लस ई टू द पावर r बाई एल टी इंटू आर बाई एल आई एल। तो इसकी जगह मैंने इसको इस तरह लिख दिया, और ये वाली में कोई फ़र्क आया नहीं, E0 बाई एल ई टू द पावर आयोटा ओमेगा प्लस r बाई एल टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, इसका तो यही चीज़ आ गई, आई एल ई टू द पावर r बाई एल टी E0 बाई एल, E0 बाई एल आ गया। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये चीज़ तो एज इट इज़ आ गई, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, आयोटा ओमेगा प्लस r बाई एल। तो आई एल की वैल्यू क्या आ गई, E0 ओमेगा टी, दोनों साइड कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या आ गया, आई एल इज इक्वल टू E0 ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी अपॉन r प्लस आयोटा ओमेगा एल। और करंट बराबर क्या होती है, करंट होती है हमारी I बराबर आई एल बाय सी। तो आपने आई एल की वैल्यू तो ये निकाल ली, और आई सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आयोटा ओमेगा सी E0 ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। पिछली इक्वेशन 1 जो थी वो आपकी आई सी की थी, और इक्वेशंस इससे अपन ने आई एल की वैल्यू निकाल ली। तो टोटल करंट क्या हो गई, आई एल प्लस आई सी। टोटल करंट हो गई आपके पास आई एल प्लस आई सी। तो आप वैल्यू रख दीजिए, आई बराबर 1 अपॉन, आपके पास आई एल प्लस आई सी की वैल्यू आपने रखी, तो किसके बराबर आ गई, 1 अपॉन r प्लस आयोटा ओमेगा एल E0 ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। अभी आपने देखा आई एल की वैल्यू प्लस आई सी की वैल्यू क्या थी, आयोटा ओमेगा सी E0 ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। तो ये कॉमन आ गया, तो अपने पास क्या बना, आई बराबर 1 अपॉन r प्लस आयोटा ओमेगा एल प्लस आयोटा ओमेगा सी E0 ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। अब आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए इस इक्वेशन को, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों तरफ इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे r माइनस आयोटा ओमेगा एल से, तो ये क्या बन गया, r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा सी E0 ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। अब आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लीजिए, रियल पार्ट एक साथ कर लीजिए, r अपॉन r प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर E0 ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। ये वाली जो टर्म है, कौन सी वाली आपकी,
आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको हमने वाई से डिफाइन किया। इसको हमने किससे डिफाइन किया? वाई से। वाई ई टू द पावर आयोटा डेल्टा। ये जो आपकी टर्म है, इसमें जो आपकी ये वाली जो टर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर वाली, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफाइन करा। और उसका तरीका यही है, हम कांस्टेंट ई टू द पावर आयोटा थीटा लगाते हैं, तो ये हमने लगा लिया वाई ई टू द पावर आयोटा डेल्टा। तो ये जो इक्वेशन है आपकी क्या बन गई? आई वाई ई टू द पावर आयोटा डेल्टा ई ज़ीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। और यहाँ पर आई बराबर क्या हो गया? वाई ई ज़ीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और वाई आई ज़ीरो को मैंने आई ज़ीरो ले लिया। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आई ज़ीरो इसको क्यों लिया। तो ये आपके पास आई ज़ीरो आ गया, तो आई ज़ीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब यहाँ पर वाई क्या है आपके पास में? वाई क्या है? वाई है यहाँ पर आपके पास में आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर टू द होल पावर 1/2। और ये y आपका क्या कहलाता है? ये आपके पास में हो गया y हवाई आपका कहलाता है LCR सर्किट का एडमिटेंस, यानी कि प्रवेश्यता। और एडमिटेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, प्रतिबाधा का व्यतिक्रमानुपाती। और 10 डेल्टा की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी? आप डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में tan इनवर्स ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये आपके पास में डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। आगे देखिए आप, तो डेल्टा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास इस तरह से। और आई बराबर मैंने ये ले लिया था और इसको आई ज़ीरो करा, तो ये चीज़ क्या हो गई? आई बराबर आई ज़ीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब ये जो अपन ने लिया था यहाँ पर वाई ई ज़ीरो बराबर आई ज़ीरो, तो वाई बराबर क्या हो गया? ई ज़ीरो अपॉन आई ज़ीरो। तो आप इसको देखिए, ये करंट है और ये वोल्टेज है। वी बराबर क्या होता है? आर आई। तो आर बराबर क्या होगा? वी अपॉन आई। और यहाँ पर वाई बराबर क्या है? आई अपॉन वी, यानी कि आर का उल्टा। तो ये जो चीज़ है क्या कहलाती है? एसी पैरेलल एलसीआर सर्किट की प्रवेश्यता, यानी कि एडमिटेंस। और एडमिटेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, प्रतिबाधा का व्यतिक्रमानुपाती। जैसे डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, वैसे एसी सर्किट में इम्पिडेंस होता है। तो 1/r क्या कहलाता है? चालकता। तो यहाँ पर 1/z क्या कहलाएगा? y। तो y यहाँ पर पैरेलल सर्किट में अपन ने क्या निकाला? इसका एडमिटेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपके आ गया इसका एडमिटेंस। तो ये तो है आपके पास में कि जो आपका LCR पैरेलल सर्किट है उसके अंदर फेज डिफरेंस कितना होगा और उसकी प्रवेश्यता यानी कि एडमिटेंस कितना होगा। अब हम लेते हैं LCR समानांतर परिपथ, LCR पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब LCR समानांतर परिपथ में क्या है? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E और धारा रेजोनेंस तभी होगा जब ये E और I दोनों सेम फेज में होंगे, यानी कि डेल्टा की बराबर क्या होगी? ज़ीरो। डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। अब पैरेलल सर्किट को रेजोनेंस कंडीशन में लाने के लिए हमें डेल्टा की वैल्यू क्या करनी है? ज़ीरो। अब ये डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो जब आपके पास में ये वैल्यू ज़ीरो होगी, ये वैल्यू आपकी क्या होगी? ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है कि ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो इसको हम देखना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। ये वाली चीज़ बराबर आपके क्या होनी चाहिए? ज़ीरो।
तो इसको अगर मैं ज़ीरो करूँगी और ओमेगा कॉमन निकाल के ज़ीरो में चला जाएगा, तो आपके पास हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों सेम फेज़ में हैं तो ये चीज़ बराबर ज़ीरो होनी चाहिए, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं एल माइनस सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल इज इक्वल टू ज़ीरो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी माइनस एल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ज़ीरो तभी होगा जब ये चीज़ ज़ीरो होगी। कैसे भी करके आप कर लीजिए, हमको बेसिक कंडीशन यही चाहिए कि अगर रेजोनेंस चाहते हैं तो ई और आई सेम फेज में होने आवश्यक है, और इसके लिए डेल्टा का मान क्या होना चाहिए, ज़ीरो। और डेल्टा ज़ीरो तभी होगा जब ये वाली चीज़ ज़ीरो होगी, यानी कि जब एल माइनस सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपने ये कंडीशन आपने ज़ीरो करी, तो आपने इसको ज़ीरो के लिए इट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास जब हमने इसको सॉल्व किया तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, 1/√LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और ये क्या कहलाती है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, पैरेलल सर्किट की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो इस फ्रिक्वेंसी पे पावर फैक्टर 1 होगा और एडमिटेंस मिनिमम होगा। एडमिटेंस मिनिमम होगा तो इम्पिडेंस मैक्सिमम होगा, क्योंकि एडमिटेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, इम्पिडेंस का व्यतिक्रमानुपाती, प्रतिबाधा का व्यतिक्रमानुपाती। तो ये जो ओमेगा एल है वो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो सीरीज में क्या थी, सिर्फ रूट ऑफ एल सी, और पैरेलल में क्या आ गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, √1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो ये आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आप आगे देखिए, पैरेलल सर्किट में आपने क्या देखा कि मिनिमम करंट है। पैरेलल सर्किट में आपने क्या देखा, क्योंकि आपका एडमिटेंस उसमें मिनिमम है और इम्पीडेंस मैक्सिमम है, तो अगर प्रतिबाधा ज़्यादा होगी तो धारा कम होगी। प्रतिबाधा क्या है, एक तरीके से प्रतिरोध। तो इसका मतलब पैरेलल सर्किट में मिनिमम करंट और मैक्सिमम इम्पीडेंस है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, जबकि सीरीज में इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट क्या है, मैक्सिमम है। तो इसलिए जो आपका पैरेलल सर्किट है इसके रेजोनेंस को हम एंटी रेजोनेंस भी कहते हैं, प्रति अनुनाद भी कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे समानांतर प्रतिरोध की जो अनुनादी आवृत्ति है, और इस अनुनादी आवृत्ति पे प्रतिबाधा का मान अधिकतम है और प्रवेश्यता का मान न्यूनतम है। और जबकि सीरीज में, जिसकी वजह से इसकी धारा कम हो गई, और सीरीज में उल्टा है, धारा मैक्सिमम है और इम्पीडेंस मिनिमम है। इसलिए जो समानांतर परिपथ के अनुनाद को हम प्रति अनुनाद यानी कि एंटी रेजोनेंस भी कहते हैं। और यदि हम ये चाहते हैं, या हम ये कहें कि अगर जो आपने कॉइल ली है, कॉइल का रेजिस्टेंस का मान जो सर्किट का प्रतिघात है ओमेगा एल के सापेक्ष बहुत कम हो, व्हेन आर इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा, तो ओमेगा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√LC। तब आपके पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में जो माइनस आर बाई एल है, तो आर की वैल्यू न्यून है और एल की ज़्यादा है, तो R/L का मान नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो आपके पास में क्या हो गया इस कंडीशन में, वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे वाई मिनिमम की वैल्यू निकालिए। तो वाई मिनिमम क्या हो गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, आपको ध्यान होगा कि वाई की वैल्यू क्या थी, जो हमने वाई की वैल्यू पुट की थी वो किसके बराबर थी, वाई थी आपकी R/R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर टू द होल पावर 1/2। तो जब हम इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखेंगे, ओमेगा की जगह अगर हम इसमें रख देंगे √1/LC माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, जो कि आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है,
तो वाई मिनिमम एडमिटेंस मिनिमम हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, R/R² प्लस ω/R² L²। आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी। और इसमें आपने ω/R की वैल्यू रखी तो वाई मिनिमम बराबर R/R², ये वैल्यू रख दीजिए एंड सॉल्व कर दीजिए, RC/L आ गया। और Z इस समय अगर y मिनिमम है तो Z आपका क्या है, मैक्सिमम, और Z मैक्सिमम क्या होगा, 1/Y मिनिमम, और Z मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई, L/RC। तो इम्पिडेंस मैक्सिमम, रेजिस्टेंस मतलब इस समय ये प्योरली रेजिस्टिव नहीं है, इसके साथ में L भी है, इसके साथ में C भी है, इसके साथ में R भी है। तो ये आपके पास में आ गया। अब इस आवृत्ति पर, ये तो अपन ने L/RC निकाल लिया, इस अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान क्या होगा, धारा मिनिमम होगी। धारा मिनिमम होगी किसके बराबर होगी, वाई मिनिमम इंटू E0। अब वाई मिनिमम कितना है, R/R² प्लस ω/R² L² E0, या ω/R की वैल्यू आप रख सकते हैं RC/L। तो आपके पास में किसके बराबर आ गया, RC/L इंटू E0। तो ये इस समय धारा मिनिमम है। और इस प्रकार के परिपथ को अस्वीकारी परिपथ भी कहते हैं, रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं, जबकि सीरीज को हम एक्सेप्टर कहते हैं और इसको हम रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। अब क्यों कहते हैं रिजेक्टर सर्किट, ये आप ग्राफ से समझिए। अब ये दो ग्राफ हैं, आप देखो, एक ग्राफ तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। तो आप ये देखिए, जब हमने सीरीज़ की बात की थी तो आपका ग्राफ यूँ ऐसा वाला आया था, सीरीज़ में जो ग्राफ था वो ऐसा वाला था, और पैरेलल का ग्राफ कैसा है, ऐसा वाला। तो अब आप इसमें देखिए कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट है उसकी वैल्यू मिनिमम है, जबकि उसमें क्या होती थी, मैक्सिमम। तो इसकी वैल्यू मिनिमम है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू है इसकी मिनिमम, और वो मिनिमम वैल्यू अभी आपने निकाली है, कितनी है, RC/E0/L। तो ये इसकी ये मिनिमम वैल्यू है, कितनी है, RC/E0/L। तो ये आपकी इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मिनिमम वैल्यू है। और रेजोनेंस के दोनों तरफ आप देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, इस करंट का मान क्या है कि पहले धीरे 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 घट रहा है और फिर उसके बाद में बढ़ रहा है मिनिमम वैल्यू पर आकर। तो यानी कि इसके दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, पर इस पर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इस पर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो इसका हमने क्या देखा कि अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान अन्य आवृत्तियों पर इधर या इधर धारा के मान की अपेक्षा बहुत कम होता है। इसलिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली धाराओं में अनुनादी आवृत्ति वाली धारा को परिपथ रिजेक्ट कर देता है। जो सर्किट है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली में, इसमें जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाली जो करंट होगी उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उस पर करंट बहुत मिनिमम है। तो इसलिए इस सर्किट को हम रिजेक्टर सर्किट कहते हैं, और इसका ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। अब आप इम्पीडेंस की बात कीजिए, इम्पीडेंस वर्सेस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये आपका ग्राफ बना हुआ है। तो आपने क्या देखा कि जो इम्पीडेंस है आपका, उसकी वैल्यू आपने Z मैक्सिमम ली थी L/RS, और आपने ये देखा था कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है LCR पैरेलल सर्किट में, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे चूँकि एडमिटेंस यानी कि प्रवेश्यता न्यूनतम होती है, उसमें हम प्रवेश्यता निकालते हैं, तो प्रतिबाधा क्या होगी, मैक्सिमम। प्रतिबाधा क्या होगी, मैक्सिमम। तो आप ये देखो इसमें प्रतिबाधा क्या है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये प्रतिबाधा एक आपका R0 पे है और एक आपका R बहुत कम है, क्योंकि हमें मालूम है जो Z मैक्सिमम है उसकी वैल्यू आपने निकाली थी L/RC, यानी कि जो Z मैक्सिमम है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना R ज़्यादा होगा, जितना R ज़्यादा होगा या जितना R कम होगा, उसके पास में ये कर्व की क्या होती जाएगी, पीक बढ़ती चली जाएगी आपकी। जितना का आपका R की वैल्यू अगर कम है, R की वैल्यू कम है, तो Z मैक्सिमम बराबर L/RC।
तो जेड मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाएगा। आती जा रही है, बहुत पीक कम होता चला जा रहा है, तो आप देखो पीक बनी नहीं है, मतलब क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं होगा, नेवर एंडिंग, इनफाइनाइट है, अनंत है। और क्वालिटी फैक्टर भी क्या होता है, रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस के व्यतिक्रमानुपाती होता है, तो ये क्वालिटी भी इसकी इनफाइनाइट होगी। अब अगर थोड़ा सा अल्प वैल्यू ले ले, मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो आप देखो इसमें पीक आ गई थोड़ी सी, और पीक भी थोड़ी शार्प है, क्योंकि आर अगर कम है तो क्यू ज़्यादा होगा, तो इस कर्व की क्वालिटी अच्छी हो गई, इम्पीडेंस वाले कर्व की। तो ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इम्पीडेंस के साथ कर्व है। तो आप देखो दोनों ग्राफ उल्टे आए हैं सीरीज से। सीरीज रेजोनेंस में ये रेजोनेंस कर्व होता था और ये इम्पीडेंस वाला कर्व होता है, इसमें उल्टा है, ये इम्पीडेंस वाला है और ये रेजोनेंस कर्व है। तो ये है आपका LCR सीरीज पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। अब आप इसमें देखिए, सीरीज रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/√LC, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। पैरेलल में क्या है, 1/LC माइनस R² L², रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। पावर फैक्टर दोनों में एक होता है, ZR में प्योर रेजिस्टेंस है और इम्पीडेंस LCR तीनों पर डिपेंड करता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इस पे इम्पीडेंस मिनिमम होता है और एडमिटेंस मैक्सिमम होता है, और यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है और एडमिटेंस मिनिमम होता है। रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होती है, इसमें मिनिमम होती है। ये एक्सेप्टर सर्किट है और ये आपका रिजेक्टर सर्किट है। तो ये आपका LCR सीरीज रेजोनेंस आपका ख़त्म हो गया, और AC सर्किट अब आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया। पर यूनिट 4 का कुछ पार्ट आपका बचा है, मैग्नेटाइजेशन, जिसमें बियोसावर्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन, तो नेक्स्ट टर्न से हम वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।